गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द टेक्नो फेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। देखिए, आज हम लोग डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, जैसा कि कई दिनों से क्लास चल रही है 4 फरवरी का, आपको इंडियन एक्सप्रेस की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उनका पूरा कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। तो आइए आपको देखते हैं कि आज मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या आपको यहाँ पे आज इस क्लास में मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज जो हम सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं कि आखिरकार जो ट्रंप ने टेरिफ इंपोज करी है, एक ट्रेड वार शुरू कर दिया है किसके, चाइना, मेक्सिको और साथ में जो है क्या कहते हैं, कनाडा के प्रति। कनाडा ने हाउएवर आज की न्यूज है कि यहाँ जो है ये बोला है कि यहाँ जो है अमेरिका एग्री हो गया है 1 महीने के लिए टेरिफ को पोस्टपोन करने के लिए। बट हाँ, ये जो ट्रेड वार स्टार्ट किया, जो टेरिफ वार स्टार्ट किया है, उसका इंपैक्ट यूएसए पर क्या पड़ने वाला है, चाइना पर क्या पड़ने वाला है और बाकी अदर कंट्रीज पर क्या पड़ने वाला है, इन सभी पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। डोजीज एक्सेस टू ट्रेजरी, जो यूएसए का फेडरल पेमेंट सिस्टम है, फेडरल पेमेंट डिपार्टमेंट है, जहां पर सारे गवर्नमेंट के पेमेंट्स जो है किए जाते हैं, उसका एक्सेस क्या किया गया है, डोजी को दे दिया गया है। डोजी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको लीड कर रहे हैं एक प्राइवेट प्लेयर एलोन मस्क। इसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इन सभी पे बहुत डिटेल्ड में आपके सामने बात की जाएगी। और साथ ही इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस पे भी बात की जाएगी। और इसरोज 100th लॉन्च, इसरो का जो 100 लॉन्च NVS-02 का था, वो ऑर्बिटल प्लेसमेंट उसका नहीं हो पाया है, तो इसके पीछे के रीजंस पे भी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो आप सभी लोग क्लास से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आगे के जो भी क्लासेज हैं वो आपको पूरी तरह से मिल पाए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या खास है आज आपके लिए। देखिए, ये है जो ट्रंप ने, देखिए जब ट्रंप इलेक्शन में आए थे तभी से वो कह रहे थे कि हम टैरिफ लगा देंगे, हम टैरिफ लगा देंगे, सबको धमकी दे रहे थे। अभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने कनाडा पर, मैक्सिको पर और चाइना पर इस तरह के टैरिफ्स लगाए हैं। तो उन टैरिफ्स का आखिरकार हाउ ट्रम्प्स न्यू टैरिफ विल इंपैक्ट चाइना एज वेल एज US-2, कैसे इंपैक्ट करेंगे, इन सभी पर बहुत डिटेल्ड में हम आपके सामने बात करने वाले हैं। बस आप क्लास से बने रहिए। देखिए, फोटो भी मैंने लगा रखी है, ट्रंप गुस्से में लग रहे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, और इसकी देखो धमकी देते हुए हम टेरिफ लगा देंगे। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या किया गया है, चाइना पर 10% का टेरिफ लगाया गया है, मैक्सिको और कनाडा पर 25% का टेरिफ लगाया गया है। हालांकि कनाडा ने बोला है, अभी आज की न्यूज है कि यहाँ जो है 1 महीने का हमारे ऊपर लगाया गया टेरिफ पोस्टपोन कर दिया गया है, बट 1 महीने के लिए हटाया नहीं गया, फिर लगेगा, ऐसा मतलब माना जाए। और साथ में एक धमकी भी दी है, क्या धमकी दी है कि he said he might escalate the tariff if the countries retaliate, अगर कंट्री उस टेरिफ को रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगी तो हम उन पे और ज्यादा टेरिफ बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, चाइना की जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसका क्या कहना है, उसका कहना है हम WTO में जाएंगे और हम देखेंगे इनके जो काउंटर मेजर्स हैं उनको लेंगे, जिससे कि हमारा राइट्स और इंटरेस्ट जो है सेफ हो सके। ठीक है, लेकिन एक चीज और साथ में उसने रिक्वेस्ट भी किया है यूनाइटेड स्टेट से, किसके लिए, फॉर स्ट्रेंथिंग कोऑपरेशन, कि भाई ट्रेड रिलेटेड जो कोऑपरेशन है उसको आप बनाए रखिए, ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सही नहीं है। अब देखो, WTO में अगर जाता है तो WTO की अगर मैं बात करूं कि अभी हाल ही में ट्रंप ने WTO छोड़ने का भी डिसीजन दिया, मतलब एक धमकी दी थी कि हम WTO छोड़ देंगे। WTO अगर वो छोड़ना चाहें तो उनको खैर लेजिस्लेचर में जो है एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी छोड़ पाएंगे। लेकिन आप समझिएगा बात को कि WTO जब तक ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जब तक ये वेस्टर्न कंट्रीज खासकर अमेरिका के साइड में झुके होते हैं, उनके साइड में डिसीजन देते हैं, तब तक तो ये लोग पूरा बेनिफिट उठाते हैं। जब वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश करते हैं तो उनको धमकी मिलने लगती है कि हम तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारी फंडिंग बंद कर देंगे, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका सिग्निफिकेंस किस तरह से जो है कम होता जा रहा है। ठीक, अब देखिए, अब अगर मैं बात करता हूं ये जो ट्रेड वार है, तो ये केवल चाइना को ही नहीं बल्कि यूएसए को भी डैमेज करेगा, नो डाउट डैमेज करेगा। कैसे डैमेज करेगा, इन सभी पे बहुत डिटेल में बात करते हैं। अभी हाल ही की बात करते हैं, जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, तो जो बाइडेन ने क्या किया, जो है कुछ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर थे जो चाइना को, उन पे कर्ज कर दिया कि भाई ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये जो है चाइना को नहीं जानी चाहिए। अब उसको रिटेलिएट करने के लिए चाइना ने क्या किया, चाइना ने जो यूएसए का सेमी कंडक्टर सेक्टर है उसमें जो है लगने वाले कौन सा, उसमें लगने वाला जो एंटीमनी और गैलियम है, उसको क्या किया, उसको कर्व कर दिया, जिससे कि वहां का सेमीकंडक्टर सेक्टर पे जो है चोट पहुंचाई जा सके। और टेक्नोलॉजिकल जो ये सारे मटेरियल से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के लिए जो चाइना से यूएसए होते थे, उनको कर्व कर दिया। अब देखिए, ये एक हिसाब का आपको नहीं लगता, ये एक ट्रेड वार चल रहा है, एक ट्रेड वार चल रहा है कि भैया तुम हमारे पे लगाओ, हम तुम्हारे पे लगाएंगे, ऐसे में दोनों देशों का नुकसान होता है। आखिरकार अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चाइना के ट्रेड सरप्लस का क्या मतलब है। सबसे पहले आप समझिए ट्रेड सरप्लस क्या होता है। जब आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो जाते हैं तो आप ट्रेड सरप्लस में होते हैं। ऐसे मान लीजिए कि जब आपकी इनकम
आपके खर्चों से ज्यादा हो जाएगी तो आप सरप्लस में। जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट में हम बाहर सामान भेजते हैं, हमारे पास पैसा आता है, ठीक है। लेकिन इंपोर्ट में क्या होता है, हम बाहर से सामान मंगाते हैं, पैसा हमें देना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर पिछले साल तक अगर मैं बात करूं तो चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। कितना, लगभग में $1 ट्रिलियन का हो गया था। और अमेरिका की मैं बात करूं, अमेरिका के साथ में अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना का लगभग में 540 बिलियन डॉलर के आसपास में जो बायलेटरल ट्रेड होता है, उसमें से अप्रोक्सीमेट $500 बिलियन का केवल और केवल जो है चाइना एक्सपोर्ट करता है, मतलब अमेरिका इंपोर्ट करता है चाइना से, ठीक है। तो ऐसे में जो है वहां का जो वहां के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होते हैं, इसी वजह से ये टैरिफ जो है लगाया गया है। जैसे भारत की ही मैं बात करूं, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, भारत की बात करूं, अभी मैंने पढ़ाया था कि भारत का सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन के चाइना है 118.4 बिलियन डॉलर ट्रेड के साथ, जिसमें भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट है भारत का, ठीक है, कि भारत ने इंपोर्ट किया है। क्यों, क्योंकि देखिए इंपोर्ट कब होता है, जैसे मैंने बताया डिमांड क्रिएट्स इट सप्लाई, डिमांड ही सप्लाई को क्रिएट करती है। तो अगर हमारे यहाँ चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है तभी चाइना यहाँ पर सामान भेजेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ वो यहाँ पे सड़ाने के लिए डंप करने के लिए भेजेगा। तो इसका मतलब इंडियंस के पास काफी ज्यादा डिमांड है चाइनीज प्रोडक्ट्स की, क्योंकि वो यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स की अपेक्षा जो है सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है, कॉस्ट फ्रेंडली होते हैं। और इसी वजह से आप ध्यान से समझिएगा, अब जब ये 1 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ तो वहां पर और ज्यादा इंडस्ट्री लगाने, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए क्या हुआ, ठीक है, लगाने के लिए सब चीजें स्टार्ट हो गई वहां पर। अब ऐसे आप समझिएगा बहुत ध्यान से कि देखो यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स का क्या कहना है कि जो टैरिफ लगाए गए हैं ये सिर्फ चाइना का नुकसान नहीं होगा, इससे नुकसान किसका होगा, अमेरिका की भी का भी नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका का भी नुकसान होगा। रीजन क्या है कि जो इसका खर्चा है बेसिकली टैरिफ, वो कौन पे करेगा, या फिर यूएसए की कंपनीज पे करेंगी, भाई इंपोर्ट वो करेंगे, या फिर वहां के कंज्यूमर पे करेंगे। चाइना का ऑब्वियस सी बात है एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी बात करते हैं उसका भी, क्योंकि चाइना के पास हर बात का सोल्यूशन आपको नजर आ जाएगा, इसी वजह से वो हमेशा एक्सपोर्ट में सरप्लस रहता है, ठीक है। अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ जो है चाइना ने कुछ ऐसे मिनरल्स, ऐसी कंट्रीज को जो है एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया है जो यूएसए को, चाइना से उन प्रोडक्ट्स को खरीदकर, उन मिनरल्स को खरीदकर इसके बाद यूएसए को भेजते थे। पहली बार ऐसा हुआ, अदरवाइज इस तरह के किसी भी बैन के फेवर में चाइना नहीं रहता था। चाइना का मानना था कि ये सब जो है एक अनफेयर प्रैक्टिस है इंटरनेशनल ट्रेड में, और लेकिन इस बार ऐसा हुआ। अब देखो इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं 2018 में जब ट्रंप थे, तो उस समय ट्रंप प्रशासन ने कई जो है चाइनीज प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया। नतीजा क्या हुआ कि चाइना ने भी कई अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स थे उन पे टैरिफ लगा दिया, अब उसको रिटेलिएट करने के लिए। अब अमेरिका ने क्या किया, ट्रंप ने और ज्यादा जो है टैरिफ बढ़ा दिया, आज दोनों देशों को नुकसान हुआ। और फिर आए दोनों जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में दोनों देश एग्री हुए कि नो फर्दर एस्केलेशन इन टैरिफ, अब टैरिफ में किसी भी तरह का एस्केलेशन नहीं करेंगे। लेकिन जो बहुत सारे टैरिफ ऐसे थे जो लगे थे तो वो लगे के लगे रह गए, ठीक है। अब देखो चाइनीज एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि टैरिफ विल हर्ट अमेरिकन कंज्यूमर्स बाय पुशिंग अप प्राइसेस मोर देन दे विल हर्ट चाइना, चाइना से ज्यादा तो अमेरिका को हर्ट होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ेंगे तो जो है वहां की लोग जो है उसका टैरिफ पे करेंगे, ठीक है। अब देखो 90% ऑफ द इंक्रीज टैरिफ वर इन फैक्ट वर बी पेड बाय द अमेरिकन कंपनीज एंड कंज्यूमर्स। देखो इसका उपाय क्या होगा, देखो चाइना क्या सोल्यूशन निकालेगा, चाइना सोल्यूशन ये निकालेगा, चाइनीज कंपनी क्या करेंगे, विल रिड्यूस द प्राइस। जैसे सपोज दैट कोई प्रोडक्ट है $100 का है, उस पर टैरिफ लगाने के बाद वो $110 का हो गया, तो वहां पे अमेरिका में महंगा हो जाएगा। अमेरिका क्या सोचेगा, महंगा हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट जो है कंपीट कर पाएंगे, और जो हमारे लोकल्स हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, वो चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो महंगे हो गए। चाइनीज कंपनी क्या करेंगी, विल रिड्यूस द प्राइस, जो 100 का था वो $90 का कर देंगी। रिजल्ट क्या है, वहां पर फिर से कंपटीशन में एंटर कर जाएंगे, ठीक है, वो फिर से कम प्रॉफिट पे काम कर लेंगे। तो इस तरह से उनके पास सारा सोल्यूशन चाइना के पास हर बार होता है इस तरह का, और यही एक कारण है कि चाइना जो है हमेशा ट्रेड सरप्लस में ज्यादातर बना रहता है, ठीक है। तो देखो सम कंपनीज कैन लोअर द प्राइसेस, चाइनीज कंपनी सबसे, उनके लिए तो यही सोल्यूशन है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं चाइना, एक और चीज है कि चाइना का जो ट्रेड सरप्लस और बढ़ सकता है, एक्सपोर्ट और बढ़ सकता है, क्योंकि जो कुछ महीनों की बात करें तो चाइना की जो करेंसी है वो करेंसी डिप्रिशिएट हुई है चाइना की।
ऐसे में जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते हुए हैं। भाई ऐसे आप समझो कि जैसे चाइना की करेंसी है, एक एग्जांपल के लिए जैसे मैं मानता हूं कि कोई करेंसी है, डॉलर में ट्रेड करने के लिए उसको जो है जैसे मान लेते हैं 5 युआन, ठीक है, एक या मतलब चलो इंडियन करेंसी की से मैं समझाता हूँ, आप ज्यादा अच्छे से समझ लें। जैसे मान लेते हैं 86 रुपीज में हमें $1 खरीदना पड़ता है, लेकिन अगर हमारी करेंसी क्या हुई, हमारी करेंसी और डिप्रिशिएट हो गई, अब हमें 90 रुपए में $1 खरीदना है, तो इसका मतलब $1 में जो पहले 86 रुपीज का सामान होता था, अब उसको 90 रुपए का सामान मिल जाएगा, करेक्ट। तो विदेशियों के लिए वो सस्ता हो जाएगा सामान। तो इसी तरह से जब चाइनीज करेंसी वीक होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है इंटरनेशनल मार्केट में उसके प्रोडक्ट सस्ते होंगे और नतीजा क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी और रिजल्ट में जो है वो एक्सपोर्ट और ज्यादा करेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो है ये जो टेरिफ लगाना है वो टेरिफ जो है चाइना को तो इम्पैक्ट करेंगे ही, बट चाइना के साथ साथ ये क्या करेंगे, ये टेरिफ जो है आपके यूएसए को भी इम्पैक्ट करने से नहीं चूकेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मस्क डोजी गेन्स एक्सेस टू ट्रेजरी पेमेंट सिस्टम। यूएसए का जो फेडरल ट्रेजरी सिस्टम है उस पर डोजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको लीड कर रहे हैं नन अदर देन प्राइवेट प्लेयर, बिजनेस टाइकून, जो भी आप कह लें, एलोन मस्क। अब देखो ये दोनों मिलके ट्रम्प और एलोन मस्क कैसे काम कर रहे हैं, इसका आप चीजें भी समझिएगा। देखो जब डोजी को बनाया गया था तो इसलिए बनाया गया था कि जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी है, नाम ही रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाना। इसका मतलब ऐसी चीजें जहां से लगता है गवर्नमेंट का फालतू में खर्चा हो रहा है उनको कट करना। जैसे ध्यान दीजिएगा, डोजी चेयर्ड बाय एलोन मस्क टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड वेस्ट। यहाँ वेस्ट का मतलब कूड़ा करकट नहीं है, यहाँ वेस्ट का मतलब है ऐसी कंपनी से, ऐसे एम्प्लॉइज से जिनके रहने या ना रहने से गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन सभी को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोजी बनाया गया। और इस डोजी को क्या किया गया है, जो डोजी हैज ग्रांटेड परमिशन टू द फुल एक्सेस टू द यूएस ट्रेजरी, मतलब यूएसए का जो ट्रेजरी पेमेंट सिस्टम है उस पर पूरा एक्सेस जो है दे दिया गया है। और ये ट्रेजरी पेमेंट सिस्टम क्या है जानते हैं, ट्रेजरी पेमेंट सिस्टम है जहां से लगभग में सारे गवर्नमेंट के पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट और जो वेलफेयर स्कीम्स है उन सभी के पेमेंट्स यहां से रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज देखिएगा कि एक्चुअल में जो डिपार्टमेंट है इसको पूरा एक्सेस तो दे ही दिया गया है, लेकिन इससे पहले एक सिविल सर्वेंट्स थे, जो सिविल सर्वेंट्स इस ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, उनका मानना था कि एलोन मस्क एक प्राइवेट प्लेयर हैं और उनको जो है गवर्नमेंट के फंड पे पूरा कंट्रोल देना सही नहीं है, वो बीच में रोड़ा बन रहे थे। रिजल्ट क्या हुआ, यहां समझिएगा दोनों मिलकर किस तरह से काम कर रहे हैं, अमेरिका का भविष्य क्या है। अब रिजल्ट क्या हो, उन सिविल सर्वेंट्स को क्या किया गया, पहले लीव पर भेजा गया और इसके बाद उनको रिटायर्ड कर दिया गया। मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी सिविल सर्वेंट्स, कोई भी एम्प्लॉय अगर एलोन मस्क और ट्रंप के रास्ते में आएगा तो वो हटा दिया जाएगा, ठीक है, वो हटा दिया जाएगा। अब एक चीज, अब ट्रंप को के इस कारनामे से कैसे जो है, आप जानते हैं कि ट्रंप भी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, एक बहुत बड़े रियल्टर है, और उसी तरह से जो है क्या कहते हैं एलोन मस्क, कैसे एक दूसरे की कंपनी को फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आपके सामने, ठीक है। इसके बारे में भी हम आपके सामने बात करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों। देखिए जो गवर्नमेंट का ये ट्रेजरी पेमेंट सिस्टम है जहां पर इसको कंट्रोल दिया गया, ठीक है, क्योंकि सोर्सेज बताया कि जो ट्रेजरी सिक्योरिटी बेसेंट है उन्होंने डोजी को फुल एक्सेस दे दिया है। अब फुल एक्सेस देने से जो सोशल सिक्योरिटी के पेमेंट है, मेडिकेयर बेनिफिट्स हैं, ग्रांट्स हैं, पेमेंट्स टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, इवन टू दोज कंपनी who डायरेक्टली compete with the एलोन मस्क ओन कंपनी, उनका भी पूरा का पूरा डेटा किसके पास होगा, एलोन मस्क के पास होगा। आप समझिए कि एलोन मस्क के खुद के जो कंपटीटर हैं उनका पूरा का पूरा डेटा, उनके पेमेंट पर एक्सेस, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन एलोन मस्क के पास में होगी। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है वो कंपटीटर एलोन मस्क के सामने टिक ही नहीं पाएंगे, आप समझिएगा बात को। और ये जो पेमेंट सिस्टम है जिस पर डोजी को फुल एक्सेस दिया गया है वो लगभग में $6 ट्रिलियन पर ईयर का पेमेंट करती है फेडरल एजेंसीज के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और सारी इंफॉर्मेशन वहां पर सुरक्षित रहती है, चाहे सोशल सिक्योरिटी का पेमेंट है, चाहे टैक्स का रिफंड है, चाहे ग्रांट्स है, या कोई भी रिलीफ है यूएस गवर्नमेंट का सारा एक्सेस किसके पास में होता है, उस सिस्टम के पास, जिसको अब लीड करेंगे एलोन मस्क, ठीक है। अब आप समझिए
कि ये कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जो वहां पर एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये बहुत सारे ऐसी न्यूज आई, बहुत सारे एम्प्लॉयज को, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कट करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। ऐसे में वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, हम देखेंगे कि आखिरकार इंडिया इंडोनेशिया के संबंध कैसे हैं। ये न्यूज में कैसे आया, क्योंकि अभी संडे को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडोनेशिया में एक टेम्पल का इनॉग्रेशन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इससे पहले अगर मैं बात करता हूं तो अभी 26 जनवरी को वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट थे, और काफी जो है पैक्ट जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में साइन हुए हैं, इंक्लूडिंग डील ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। आइए ध्यान से देखते हैं हम लोग। और कैसे हैं आप सभी। तो आज यही क्लास हमने पहले लाइव स्टार्ट की थी, लाइव क्लास 9 बजे चली थी, लेकिन किसी कारण से कुछ टेक्निकल रीजन था जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रही थी और मैंने भी नोटिस नहीं किया, इसीलिए उस क्लास को डिलीट करके मैंने दोबारा से रिकॉर्डेड मोड में आपके सामने डलवाया है। और कल की जो सुबह 9 बजे की क्लास है वो लाइव होगी, तो जो लोग भी लाइव ज्वाइन करना चाहते हो वो कल सुबह 9 बजे आ जाए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि आखिरकार दोनों के बीच में प्रेजेंट टाइम में एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है, इन सभी पर बहुत डिटेल्ड में बात करते हैं हम। अभी 26 जनवरी को जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो आते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया के बीच में काफी पैक्ट साइन हुए, किससे, मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड, कल्चरल कोऑपरेशन से रिलेटेड, डिजिटल कोऑपरेशन से रिलेटेड। इस और साथ ही में क्या किया गया, साथ ही में ब्रह्मोस मिसाइल 450 मिलियन की डील उसके लिए भी, क्योंकि भारत ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को भी एक्सपोर्ट कर चुका है। यूएसए के सहयोग से जो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ हिसाब से किया जा रहा है, भारत उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की तरफ फोकस है। और साथ में दोनों देशों ने क्या किया, इस चीज को लेकर रीअफर्म किया अपना कमिटमेंट, किसको लेकर, जो 2018 में कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था उसको, और बायलैटरल रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करने को लेकर जो है एग्रीमेंट्स किए गए। और यही नहीं, जो डिफेंस सेक्टर का कोऑपरेशन है उसको और ज्यादा मजबूत करने की बात की गई, किसके, बायलैटरल मैरीटाइम डायलॉग के माध्यम से, साथ ही जो आर्मी एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति उसके माध्यम से, और जो नवल एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति उसके माध्यम से। तो अब इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है वो इंडिया इंडोनेशिया के बीच, समुद्र शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, तो ये सब आप कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। आइए ध्यान से देखिए आप, क्योंकि आपको और भी बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं। देखिए, दोनों देश एग्री किए इस चीज को लेकर कि दोनों बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट करेंगे और जो भी ट्रेड बैरियर्स है उस ट्रेड बैरियर्स को भी समाप्त करेंगे। और यही नहीं, उन दोनों देशों ने एग्रीमेंट किया, एमओयू साइन किया, लोकल करेंसी पेमेंट सिस्टम। देखो, भारत हमेशा लोकल करेंसी में सेटलमेंट को, पेमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में सेटलमेंट को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है स्टेब्लिश इसलिए करना चाहता है क्योंकि भारत डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना। अभी जो हमें सपोज इंडोनेशिया से या कहीं रसिया से जो पेमेंट करने होते थे हमें डॉलर में करने होते थे, इंटरनेशनल करेंसी में करने होते थे। अब लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम जो है, जैसे रुपीज और रूबल एग्रीमेंट हुआ था, ऐसी एमओयू साइन हुआ इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, इसके साथ ही भारत ने कहा कि जो कल्चरल कोऑपरेशन देने की बात की कि जो प्रम्बनन टेम्पल है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, साथ ही काशी कल्चरल पाथवे का भी जो है भारत वहां से अपने कमिटमेंट को कि हम उसमें आपकी सहायता करेंगे। कैसे, काशी कल्चरल पाथवे का मतलब है रिस्टोर हेरिटेज स्ट्रक्चर, जो हेरिटेज स्ट्रक्चर है इंडोनेशिया का और जहां जहां खासकर इंडियन सिग्निफिकेंस पाए जाते हैं उन सभी को रिस्टोर किया जाएगा, जिससे भारत और इंडोनेशिया के बीच में संबंध और अच्छे हों। यहां तक कि क्या हुआ, जो अभी 2 फरवरी को मुरुगन टेम्पल का इनॉग्रेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया के जो है संबंध इसी तरह से हैं। जैसे इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, बट अगर बात करते हैं वहां पर तो चाहे एंशिएंट हिस्ट्री से आप बात कर लीजिए तो बहुत सारे जो है वहां पे इंडियन फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे मोन्यूमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने वहां पे इंडोनेशिया पे शासन किया है जो भारत से बिलोंग करते थे। हिस्ट्री ऑफ रिलेशंस बिटवीन इंडिया और इंडोनेशिया, इस पे आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा आपके सामने। और देखिए बहुत ध्यान से देखिए, एक्चुअल में हमारे रिलेशंस कब स्टार्ट हुए थे, जब इंडोनेशिया डचों के अंदर में था। 1948 से 1950 के बीच में जो भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने डचों से इंडोनेशिया को आजाद करवाने के लिए पूरा सपोर्ट किया।
लेकिन क्या हुआ, आजाद होती ही, जैसे कि आप जानते हैं अभी बांग्लादेश का सीन चल रहा है, इंडोनेशिया ने भी अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दिया। और 1950 से 60 के बीच में जो चाइना के साथ हमारे जो है संबंध खराब हुए, लेकिन इंडोनेशिया ने चाइना के साथ अपने संबंधों को और बढ़ाया, मतलब चाइना के साइड खड़ा रहा। यहां तक कि अगर मैं बात करता हूं 1960 में उसने पाकिस्तान के साइड खड़ा हो। जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसने, इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को मिलिट्री एड प्रोवाइड की, मिलिट्री सहायता भी प्रोवाइड की। लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे जब प्रेसिडेंट सुहार्तो आते हैं तो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में टाइज फिर से जो है कोल्ड वार के टाइम से, जो 1970-1980 के बीच में थोड़े से मजबूत हुए। 1977 में मैरीटाइम बाउंड्री पैक्ट भी साइन किया गया और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुहार्तो ने 1980 में भारत को विजिट भी किया, भारत की को विजिट भी किया। तो इस तरह से आप देखिए कि बहुत पुराने अच्छे मधुर और खटास दोनों संबंध जो है इंडोनेशिया के साथ बने रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको हम किसी भी तरह से भूल नहीं सकते इंडोनेशिया के साथ में। 1991 में जब लुक ईस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई तो उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड कल्चरल कोऑपरेशन में एक की पार्टनर के रूप में इंडोनेशिया को जगह दी गई भारत की तरफ से। और 2014 में जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी एक की रीजनल पार्टनर जो साउथ एशियन नेशन है उनमें एक की रीजनल पार्टनर को की तरह इंडोनेशिया को जगह दी गई भारत की तरफ से। यहां तक कि अगर मैं बात करता हूं तो सिंगापुर के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा, कौन? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो 2004-5 में जो व्यापार था, जो बायलैटरल ट्रेड था भारत और इंडोनेशिया के बीच में 4.3 बिलियन था, जो बढ़ के 2024 में 50 बिलियन के डॉलर के आसपास में हो गया है। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड की मैं बात करता हूं। और साथ ही जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हैं जो इस बार आए थे, इन्होंने एक क्या कहा, इन्होंने कहा आई हैव इंडियन डीएनए। और उन्होंने जो बेसिकली इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जेनेटिक कनेक्शन है उसको रिवील किया। ठीक है, कि हमारे और आपके बीच में जेनेटिक कनेक्शंस हैं। ठीक है, आई हैव इंडियन डीएनए। इवन इंडोनेशिया पे देखा जाए तो बहुत सारे भारतीय राजाओं ने शासन भी किया है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं कि कैसे, वाई इज इंडोनेशिया सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देखो अगर मैं भारत की बात करता हूं तो आप जैसे देखिए स्टेट ऑफ मलक्का है, स्टेट ऑफ मलक्का से ज्यादातर जो है ट्रेड होता है। और साथ ही ये स्टेट ऑफ मलक्का से बाकी देश भी, तो चाइना पर भी अगर कंट्रोल करना है, स्टेट ऑफ मलक्का पे अगर इंडोनेशिया के साथ अच्छे संबंध रहते हैं तो कभी भी भारत के खिलाफ इस स्टेट को यूज करने के लिए परमिशन नहीं देगी। ठीक है, कहीं ना कहीं भारत मजबूत रहेगा डिफेंस सेक्टर में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी भारत की मजबूती बनी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा सुंडा स्टेट और लैम्बोक, इन सभी पर भी देखें तो भारत कहीं ना कहीं से जो है इंडोनेशिया के साथ अपने संबंध को मधुर बना के रखना चाहता है। ठीक है, जिससे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी सुनिश्चित रहे और फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड इन रीजन होता रहे। क्योंकि भारत को भी अगर ट्रेड करना है तो कम से कम यहीं से, जैसे फिलीपींस को या कहीं करना है तो इधर से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अलावा भारत जो है बहुत सारी चीजों का जो है इंडोनेशिया से आयात करता है। और एक हिसाब से अगर हम ये कहें कि इंडोनेशिया पर निर्भर है इस चीज को लेकर, इन आयातों को लेकर, तो गलत नहीं होगा। जैसे पाम ऑयल हो गए, टिन, रबर, कोकोआ, कॉफी, निकल, कॉपर, टिम्बर, गोल्ड एंड कोल। यहां तक कि अगर मैं बात करूं तो इंडोनेशिया ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया इन एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपसे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये न्यूज आपको दिख रही होगी, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ, बाकी इसके लिए मैं अलग एक क्लास बना रहा हूँ जो आपको शाम तक मिल जाएगी। इसरो का जो 100 लॉन्च था NVS-02, जिसे नाभिक को, जो नाभिक को है, नाभिक को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, नेविगेशन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए लॉन्च किया था, वो ऑर्बिटल प्लेसमेंट उसका नहीं हो, क्योंकि जो उसका फायर थ्रस्टर है वो काम करना बंद किया। कॉन्ट्रैक्ट तो एस्टेब्लिश हो गया है लेकिन फायर थ्रस्टर के काम न करने की वजह से उसका सही प्लेसमेंट नहीं हो पाया है, तो ये लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और साथ ही डीआरडीओ ने कई जो है टेस्ट किए हैं जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के, तो उस पे भी हम एक वीडियो बना रहे हैं और शाम तक इन दोनों पे आपको मिल जाएगा। अगर आप बजट 2025-26 को पढ़ना चाहते हैं तो इसी पर क्लास है, बजट 2025-26 पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया है इन सिंपल वर्ड्स। आप जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस को जिस हिसाब से डिकोड करता हूँ सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, उसी तरह से सिंपल लैंग्वेज में इस बजट को डिकोड किया गया है। आप जाइए इसी पे क्लास पढ़ी हुई, इसको जरूर देखिए। और इसके लिए मैंने जो इनकम टैक्स रेजिम चेंज हुआ है, स्लैब चेंज हुआ है, उसके लिए अलग से एक सेपरेट क्लास मैंने बनाई है कि नो इनकम टैक्स नाउ, ये 10-15 मिनट की क्लास होगी। इसमें देखिए इनकम टैक्स चेंजेस से रिलेटेड क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किसको फायदा किसको नुकसान, सब कुछ आपको इस क्लास में मिल जाएगा। और साथ ही आप लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे सारे
आपको अपडेट्स मिलते रहें, और साथ ही कल मिलते हैं 9 बजे सुबह लाइव इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस में, ठीक है। थैंक यू।